अमेरिका ने 60 रोज़ के लिए ईरानियन तेल के ऊपर जो पाबंदियां थीं उनको मुअत्तल कर दिया और इसके साथ ही अब्बास अरागची साहब कहते हैं कि उनके जो फ्रोज़न एसेट्स थे उसका भी कुछ हिस्सा रिलीज़ कर दिया गया। कुछ बुनियादी शराइत थी, दोनों तरफ एक कदम एक ने बढ़ाना था ईरान ने, तो जवाब में एक कदम जो था अमेरिका ने आगे बढ़ना था। वो वाला रास्ता खुल गया अब आगे चलने का। टेक्निकल लेवल जो डिस्कशंस हैं उसके अंदर ईरान ने एक और चीज़ भी कमिट की है और वो ईरान के अंदर वो प्रोग्रेस होगी। IAEA के जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स हैं उनको JD वैंस कहते हैं कि ईरान अंदर आने की इजाज़त दे दी गई है। ये अमेरिका के लिए इस सारी जंग के बाद एक जो विनिंग ट्रॉफ़ी थी वो उनका एटमी प्रोग्राम था। ना तो हरमुज़ 28 फरवरी से पहले बंद थी, ना उनके मिसाइल प्रोग्राम पे कोई प्रोग्रेस हुई, ना किसी वो रजीम चेंज के नारे पे अमेरिका को कामयाबी मिली। कोई चीज़ वो हासिल नहीं कर पाए। लेकिन एक चीज़ जो ट्रंप अब चाहते थे कि उनको मिल जाए वो था कि एटमी प्रोग्राम के ऊपर ईरान कमिटमेंट दे कि वो एटमी हथियार हासिल करने का ना उसका इरादा अब है ना मुस्तकबिल में होगा। और ये चीज़ ईरान का जो ओवरऑल थॉट प्रोसेस है उसके बहुत करीब है। एक आयतुल्ला साहब का फतवा मौजूद है शायद 2004 का, जिसमें उन्होंने एटमी हथियार बनाने के ख़िलाफ़ एक मजहबी तौर पर फतवा जारी कर रखा है। तो ईरान को इसके ऊपर कभी इतराज़ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि 28 फरवरी के अटैक से पहले जब ओमान में इनकी आपस में गुफ्तो शनीद जारी थी तो उसमें सिविल न्यूक्लियर यूज़ के हवाले से ईरान एग्रीमेंट के करीब था कि 3.67% एनरिचमेंट के ऊपर डील कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि इसराइल पुश कर रहा था ट्रंप को और वो धक्का मार के उनको इस जंग में ले आया, और अब वापसी के लिए ट्रंप के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो किसी तरीके से एक ऐसी एग्रीमेंट के ऊपर आ जाए जिसको वो अमेरिकी अवाम को बेच सके। अमेरिका में जितनी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन सब का ख्याल तो यही है कि जो 2015 की ओबामा वाली डील है ये उससे बदतर डील ट्रंप ने हासिल किया। लेकिन ट्रंप कहते हैं कि नहीं, ओबामा ने सारा कुछ दे दिया था, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन मेरा अपने ज़ाती तौर पर तजिया यही है कि इस जंग में ईरान ने बहुत नुकसान उठाया, बहुत जानें गई हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो विनर है इस सारे प्रोसेस का, इस जंग का, वो बातचीत की मेज़ के ऊपर ईरान जो है वो कामयाबी के साथ उठा है। जंग के मैदान में भी उसने जम के खड़ा रहा, बहुत सारी शहादतें उठाई हैं उसने, लेकिन ये नहीं हुआ कि एक सुपर पावर आई थी तो उसके आगे घुटने टेक दिए, बल्कि जम के खड़े रहे हैं वो। उनकी वॉर स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी, डिसेंट्रलाइज्ड अरेंजमेंट था, टनल्स बनाई उन्होंने अंडरग्राउंड जहाँ से मिसाइल वो फायर करते रहे। इसी तरीके से उनके जो ड्रोन्स थे वो बहुत इफेक्टिव थे। ना उनके पास इफेक्टिव बहरिया थी, ना उनके पास इफेक्टिव एयरफोर्स थी, ना उनके पास एंटी एयर डिफेंस सिस्टम था। लेकिन ये दो चीज़ें थीं, ड्रोन्स और मिसाइल, जिसके बुनियाद के ऊपर उन्होंने अमेरिका को कदम आगे बढ़ाने नहीं दिए बल्कि रोके रखा। हॉर्मुज़ उन्होंने ब्लॉक की, वेपनाइज किया पूरे प्रोसेस को, इंटरनेशनल वाटरवेज़ को। और यही वो मरला था जहाँ पर यूरोप भी दूर हो गया और अमेरिका को लगा कि नहीं, अब इससे आगे बढ़ने का कोई और रास्ता नहीं है, तो बेहतर यही है कि मुआहदा ही कर लेते हैं। JD वैंस के दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। एक तो उन्होंने जो ईरान के साथ टॉक्स प्रोसेस में जो अचीवमेंट है बात की है, और दूसरा उन्होंने फील्ड मार्शल के ऊपर एक कमेंट किया। दूसरा उनका कमेंट एक हल्के फुल्के अंदाज में लेकिन बहुत हकायक के करीब है। उन्होंने कहा इंडिया और पाकिस्तान में दो लोग मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। इंडिया, उनकी अहलिया का ताल्लुक इंडिया से उन्होंने कहा मेरी बीवी, और पाकिस्तान से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। और वो कहते हैं कि पिछले 3 माह में मैंने जितना फील्ड मार्शल से बात की और लगता है मैंने किसी से बात ही नहीं की। साहब, आप हज करके आए और आपकी दुआएं रंग लाई हैं कि इस इलाके से जंग टल गई है। आपको दोनों चीज़ों की मुबारक हो। शुक्रिया। आप आने वाले दिन क्या देखते हैं पाकिस्तान के लिए? कल ईरानियन प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान आ रहे हैं, तो इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर पाकिस्तान एंड द रीजन एज ए होल। बिस्मिल्लाह, मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल देखें, दिस इज़ हिस्ट्री इन द मेकिंग कि पाकिस्तान की सफारतकारी और जो सालसी पाकिस्तान ने की है, और वो वाकई एक मिसाली सालसी है, क्योंकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और जितनी उनके साथ टीम है, जिसमें DPM इसहाक डार साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं, ये पूरी अपनी टीम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई और मुल्क नहीं कर सकता था। दिस वाज एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट दिस डन। आपने देखा कि इरानियंस जा नहीं रहे थे, फिर यहाँ से मोहसिन नकवी साहब तेहरान गए, फिर उनके साथ वो वहाँ पे बर्गनस्टॉक पहुँचे। 18 घंटे कल जो है मुतवातिर तौर पे वो नेगोशिएशंस क्वाड्रेटरल बायलैटरल उस पर वो चलती नहीं, और मुख्तलिफ फॉर्मेट्स पे वो तमाम तर मीटिंग्स भी हुई, मुलाकातें भी हुई, और एक कांस्टेंट इंगेजमेंट रही। तो ये इसका फल जो है, इसका समर जो है वो वाकई सेहरा जो है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म के नाम जाता है कि एक टीम के साथ जो मिल के उन्होंने कामयाबियाँ और पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार जो बढ़ा
अभी भी देखें इसका एतराफ़ वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी कर रहे हैं। ईरानी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर से लेके, उनके स्पीकर से लेके, उनके लीडर से लेके, वहाँ पे प्रेसिडेंट से लेके, कल जो मसूद पेज़ेश्कियान साहब का बिल्कुल वो भी आ रहे हैं और उनका डे लॉन्ग जो है विज़िट होगा और उसमें जो पाकिस्तान के लिए अप्रिसिएशन है ये क्योंकि वज़ीर आज़म की दावत थी, उन्होंने कहा कि आप जल्द पाकिस्तान का दौरा करें और पाकिस्तान का वो दौरा कर रहे हैं। डे लॉन्ग विज़िट है उनका और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो स्ट्रैचर है जिसमें कहा जाता है कि कॉमिटी ऑफ द नेशंस में वो मकाम, वो स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने वो हासिल कर लिया है और उसके साथ जो उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं और बाकी जो बेहतरियाँ हैं, जो और मज़ीद प्रोग्रेशन है और प्रोग्रेस है, वो इंशाल्लाह हम करेंगे और उसकी तरफ हम रवां दवाएँ। हुमायूं साहब आप फरमाइएगा, एक वक्त था कि मुझे लगता था ये हमारे जो दोस्त भाई हमसाया अरब मुल्क है इस इलाके में, उनसे भी हम थोड़ा सा दूर लगता था, हो गया, बहुत आइसोलेशन सी आ गई थी। मार्का हक के बाद तब्दीली आई, कुछ गर्मजोशी पैदा हुई, लेकिन ये ईरान वाले मामले में एक लीडरशिप रोल था जो पाकिस्तान ने दिखाया, मुस्लिम उम्मा के लिए भी और अमन के लिए भी। आप देखते हैं कि आने वाले महीनों सालों में पाकिस्तान कंसोलिडेट करेगा, गेन करेगा, कैपिटलाइज करेगा इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्ताइन। एक्चुअली इसमें कोई शक नहीं, जैसे जेडी वैंस सारे कह रहे हैं कि ये सारा इसमें किरदार, मेन किरदार जो है ये फील्ड मार्शल साहब का है, एक ही बंदे का, वो लीड रोल में वही थे, उन्हीं के इंटरेक्ट कर रहे थे जेडी वैंस भी, हम साथ प्राइम मिनिस्टर साहब को वैसे नथी कर रहे हैं, वो साथ कह देते वो वैसे कह देते हैं, लेकिन है एक ही रोल। सो लेट्स गिव दैट वन पर्सन द रोल, ठीक है। सो बाकियों को साथ अटैच करने की जरूरत नहीं है, तो इट्स सिंगल हैंडेडली उन्होंने किया और कर भी रहे थे। तो दूसरी चीज़ ये कि ये याद रखें, हिस्ट्री में बहुत कम ऐसे टाइम आता है कि जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप उसको सीज कर लेते हैं। यही इसी तरह मेरे ख्याल में 1878 था कि जिसमें जब बिस्मार्क और ये सारे वहाँ पे हो रहे थे, जिसमें डिसरायली को एक मौका मिला था और उसमें उन्होंने वो सारी नेगोशिएशन सीज की थी और उस वक्त उनको बिस्मार्क ने वो कहा था कि ही इज़ द मैन, ठीक है। इसी तरीके से इस पूरे उसमें पाकिस्तान ने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी को सीज किया और उसको फाइनलाइज किया। सो hats off. But I'm very excited. I'm excited for the reason कि जैसे ईरान के ऊपर से सैंक्शंस ख़त्म हो रही हैं, पाकिस्तान के नेक्स्ट डोर नेबर है, उनका जो गैस है वो $0.03 के लिहाज से मिल रहा है पर लीटर के लिहाज से, जबकि हम कतर से मंगवा रहे हैं $0.58 के लिहाज से। तो हमें उस गैस से जान छूट जाएगी जो इससे ऑलमोस्ट $0.5 एक्सपेंसिव है पर लीटर के लिहाज से। सो दैट इज़ व्हाट इज़ अ ह्यूज थिंग दैट पाकिस्तान कैन गेट। नंबर 2, अच्छा अब ऑयल में ठीक है, मैं मानता हूँ कि जो आपका पेट्रोल है वो यहाँ का बहुत अच्छी क्वालिटी वाला नहीं है, लेकिन डीजल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और डीजल पाकिस्तान जो है ना, तकरीबन अगर हम ओवरऑल जो $14 बिलियन का जो हम मंगवाते हैं उसमें 55% जो है वो डीजल है और 45% जो है वो तकरीबन ऑयल है। तो वहाँ पे हम इनसे ले सकते हैं। अगेन उसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ना तो आपको बहुत लंबा तरीका लेना पड़ेगा, आराम से आपको कर सकते हैं। और फिर जब इस मसले के अंदर रीजनल स्टेबिलिटी भी आएगी, जो बॉर्डर के इर्द गिर्द स्टेबिलिटी आएगी, तो आपके पास बहुत आसानी हो जाएगी चीज़ों को लेकर जाने के लिए। सो आई एम एक्चुअली वेरी वेरी एक्साइटेड कि ये देखते हुए कि इससे अच्छा बाकी चीज़ें होंगी और तिजारत भी होगी, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा, देखिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो सरमाया है वो चला जाता है। फिर इसको आप डॉलर की बजाय लोकल करेंसी भी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें देख के आई एम वेरी एक्साइटेड कि वो हो जाए। आई होप कि इसके साथ वो काम ना किया जाए जैसे अभी वो बिल के साथ हुआ था कि भाई आपने ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ना हुआ तो ये जुर्माना होगा। और या जो IPPs के साथ, या जिस ज़माने में मेरे ख्याल में सर जानते भी होंगे, वो मेरे ख्याल में क्या नाम था, यूनुस दाहा साहब थे, उन्होंने मना भी किया था कि भाईजान खुदा के लिए ये कोल वाला काम ना करना, खुदा के लिए LNG वाला काम ना करना, खुदा के लिए ये IPPs वाला काम नहीं करना। इन्होंने फिर भी कर दिया। आज हम भुगत रहे हैं। जितना हम लोग डिफेंस को बजट देते हैं उतने का हम उस एक गलत मुआहदे की वजह से हम लोग सब कर रहे हैं।